में अब हम देखेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां अपना अपना विस्तार कर अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव जो है बढ़ाने में लगे हुए थे और पूरा विश्व स्पष्ट रूप से जो है दो भागों में बट चुका था। इसके अलावा जो महाशक्तियां थी उनके आस पड़ोस में जो छोटे छोटे देश है वो अपने खुद के हित के लिए जो है महाशक्तियों के खेमे में शामिल हो गए। इसके अलावा जो छोटे देश थे उनके जो स्थानीय प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, उस देश के खिलाफ जो है उनको महाशक्तियों से जो है सुरक्षा का वादा मिला। इसके अलावा महाशक्तियां क्या करती थी, जो छोटे छोटे देश होते थे उनको हथियार और आर्थिक मदद भी दिया करते थे। दोनों महाशक्तियों में अपना अपना गठबंधन। इसके अलावा जो दोनों महाशक्तियां थी अमेरिका और जो यूएसएसआर है, दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना गठबंधन बनाना शुरू किया, जिससे जो पूरा विश्व है वो दो खेमे में बंटने लगा। ठीक है, पूरा विश्व जो है दो खेमे में बंटने का जो है पूरे विश्व को जो है खतरा हो गया था। ठीक है, और ये विभाजन मतलब दो खेमे में बंटने का विभाजन सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था, यूरोप में। पश्चिमी यूरोप के जो ज्यादातर देश है वो अमेरिका गुट में, सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए। इसीलिए इन खेमों को पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन जो है कहा गया। पश्चिमी गठबंधन जिसे नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहलाया। जो पश्चिमी गठबंधन था इसे हम नाटो कहते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें टोटल 12 सदस्य देश जो है शामिल हुए। नाटो में शामिल जितने देश थे उनमें ये घोषणा की गई थी कि इन देशों में से मतलब नाटो में शामिल जितने भी देश है उन देशों में से किसी एक देश पर भी अगर आक्रमण होता है तो संगठन में शामिल जितने भी देश है वो ये समझेंगे कि ये आक्रमण उस एक पर्टिकुलर देश पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 देशों पर हुआ है, पूरे नाटो के संगठन पर हुआ है। ठीक है, और नाटो में शामिल जितने भी देश है सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी गठबंधन को हम वार्सा संधि कहते हैं और वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। और इसका काम क्या था, वार्सा संधि का मुख्य काम था नाटो में शामिल जितने भी देश है उनका यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। शीत युद्ध के दौरान जो ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनते थे वो क्यों बनते थे, वो महाशक्तियों की जरूरतों की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश होते थे उनके लाभ हानि के हिसाब से जो है ये गठबंधन बना करते थे। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन कुछ मामलों में जो महाशक्तियां थी उन्होंने क्या किया कि कुछ देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की और उनको शामिल करने के लिए जो है ताकत का यूज किया। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन सीटो यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और सेंटो केंद्रीय संधि संगठन बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने सीटो और सेंटो नामक जो है दो संगठन बनाए। इसके जवाब में क्या हुआ, इसके जवाब में सोवियत रूस और जो साम्यवादी चीन है इन्होंने सेम क्षेत्र के मतलब इसी क्षेत्र के जो देश है वियतनाम, उत्तर कोरिया और इराक के साथ जो है अपने रिश्ते जो है मजबूत किए। तो एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस से जो है कुछ देश जो है आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, नव स्वतंत्र देश थे। ऐसे में उन देशों को चिंता हो गई थी कि पूरा विश्व जो है वो दो खेमे में बट गया, अब हमको अभी अभी स्वतंत्रता मिली है। ऐसे में अगर हम दोनों में से किसी भी गुट में जाते हैं तो कहीं हम अपनी स्वतंत्रता को फिर से तो नहीं खो देंगे। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 1950 से ही जो है जो गठबंधन था इसमें जो है मतभेद होना शुरू हो गया और 1969 में सोवियत रूस और जो साम्यवादी चीन था इन दोनों में जो है एक छोटा सा युद्ध हुआ था एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर।
ठीक है। और इसी के बीच एक घटना घटी जिसे हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहते हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास कहते हैं। तो इसी सिचुएशन में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है विकास हुआ। अब एक बात आती है कि जो महाशक्तियां थी वो तो बहुत शक्तिशाली थी, फिर उनको जो है अपने आसपास के जो छोटे छोटे देश है उनसे संगठन बनाने या उनसे गठबंधन करने की जो है क्यों जरूरत थी। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो सबसे पहला था महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे इन महाशक्तियों को तेल और खनिज जो संसाधन थे वो इन छोटे छोटे देशों से मिल जाते थे। इसके अलावा सैनिक ठिकाने जहां से ये जो महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे की जासूसी कर सके। भू क्षेत्र ताकि यहाँ से जो महाशक्ति है वो अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। इसके अलावा आर्थिक मदद ताकि गठबंधन में शामिल जितने छोटे छोटे देश है, ठीक है, वो जो है महाशक्तियों के जो खर्च होते हैं अन्य छोटे मोटे उनको वहन करने में जो है मदद कर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के दायरे। अब शीत युद्ध के दायरे क्या क्या थे। तो जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे क्षेत्र से होता है जहां जो विरोधी खेमे में बटे जो देश है उनके बीच संकट के अवसर आए या फिर युद्ध होने की संभावना बनी। ठीक है, कभी ये हुआ कि युद्ध दोनों जो देश है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, युद्ध की संभावना बनी, बट युद्ध नहीं हुआ। बात जो है एक हद से आगे नहीं बढ़ी। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट 1962, मैंने पहले ही बताया आपको। कोरिया संकट 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 और अन्य कई जगह पर भी जो है दोनों जो महाशक्ति है वो सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में जो है आ चुकी थी और दोनों पक्षों में से कोई भी एक जो है पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में युद्ध होने की जो है संभावना जो है बनी कि सबको यही लग रहा था पूरे विश्व को कि अभी युद्ध होगा, बट बात जो है एक हद से आगे नहीं बढ़ी। यही शीत युद्ध का दायरा था। दोनों ही पक्षों के बीच कई बार जो है राजनीतिक संवाद भी नहीं हो पाया। कई जो है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच जो है कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से दोनों के बीच जो है गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे सिचुएशन में तीसरे देश को मतलब तीसरे पक्ष को शीत युद्ध के जो संघर्ष है इसके अलावा अन्य जो संकट है उनको टालने के लिए जो है बीच में आना पड़ा। ऐसे में हम जो गुटनिरपेक्ष देश है उनको जो है भुला नहीं सकते, उनके योगदान को जो है भुला नहीं सकते। दोनों ही पक्ष जो है मतलब सोवियत संघ और अमेरिका इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर दोनों देशों में से मतलब दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट ने जो है हथियार की संख्या को लेकर जो है गलत अनुमान लगा लिया हो या फिर दोनों ने एक दूसरे की मंशा को समझने में जो है भूल कर दी हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण ही हथियार चल जाए, परमाणु विस्फोट हो जाए, उन्होंने जो है किसी षड्यंत्र के तहत या अपनी मंशा से जो है हथियार का यूज ना किया हो, मान लो गलती से या किसी दुर्घटनावश ही चल जाए, तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो ऐसे में इन गलतफहमियों की वजह से जो है युद्ध हो सकता था। तो इसीलिए दोनों ही गुटों ने जो है समझदारी से समय रहते ही 1960 के बाद जो है हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए 3 समझौते किए थे। कौन कौन से? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षापात्र परिसीमन संधि। ठीक है। दो ध्रुवीयता को चुनौती मतलब गुटनिरपेक्षता। अब हम गुटनिरपेक्षता की बात करेंगे और इसी गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने जो है दोनों गुटों को क्या किया? चुनौती दी थी। विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अपने स्वतंत्र विदेश नीति। अब गुटनिरपेक्षता क्या है इसको हम देखेंगे। तो विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अपने स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। गुटनिरपेक्षता यानी दोनों गुट कौन कौन से? सोवियत संघ और अमेरिका, जो दोनों गुट है इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति। ठीक है। शीत युद्ध के दौर में जब पूरा विश्व दो खेमों में मतलब दो महाशक्तियों में बटा था, तब गुटनिरपेक्षता जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है इसने
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको तीसरा विकल्प दिया। तीसरा विकल्प कौन सा था? दोनों गुटों से अलग रहने का। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इसके अलावा इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने मिलकर जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की। और इन पांचों को ही जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जो है संस्थापक माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो और वामे एनक्रुमा। ठीक है। जो हमारा पहला गुटनिरपेक्षता आंदोलन है, इसका सम्मेलन जो है 1961 में जो है बेलग्रेड में हुआ था। और ये जो सम्मेलन है वो 3 बातों का परिणाम था। वो 3 बात कौन कौन से थे? इन पांचों देशों के बीच में जो है अच्छा आपसी सहयोग था। इसके अलावा शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, जो शीत युद्ध का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय। उस स्थिति में मतलब उस समय में जो है बहुत सारे देश जो है आजाद हो रहे थे। 1960 तक यूएनओ में जो है 16 नए अफ्रीकी देश जो है बतौर सदस्य जो है शामिल हो चुके थे। पहले सम्मेलन में जो है सिर्फ 25, जो पहला गुटनिरपेक्षता सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, इसमें जो है 25 सदस्य देश थे। पर धीरे धीरे जो है इसकी संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 2006 में जब क्यूबा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था, तब इसकी सदस्य संख्या जो है कितनी थी? 116। इसके अलावा 15 जो है पर्यवेक्षक देश जो है इसमें शामिल हुए थे। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं था कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। जो ये गुटनिरपेक्षता की नीति है, ठीक है, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जितने भी देश गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखा है, जितने भी देशों ने, वो लोग जो है मतलब वो सारे जो देश है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले, जितने भी मामले होंगे उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तटस्थता की नीति या पृथकतावाद की नीति नहीं थी। अब पृथकतावाद क्या होता है? पृथकतावाद होता है खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले में चाहे कुछ भी हो जाए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो भारत है, भारत ने जो है दोनों महाशक्तियों के बीच जब भी मुठभेड़ की स्थिति में दोनों जो महाशक्तियां है वो आई थी, तब भारत ने जो है हस्तक्षेप किया था। गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ें उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बाद भी किसी खेमे में शामिल न होने की संकल्प में है। ठीक है। जो गुटनिरपेक्ष जो देश है वो क्या चाहते थे? वो शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते थे। ठीक है। और इनकी एकता, इनकी ताकत किस में थी? इनकी ताकत इसमें थी कि जो महाशक्तियां हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो गुटनिरपेक्ष देश है वो उनके गुट में शामिल हो जाए, बट इसके बावजूद जो गुटनिरपेक्ष देश है वो महाशक्तियों के खेमे में शामिल नहीं हुए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश जरूरी नहीं है कि युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, या ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते। जो देश तटस्थता की नीति का जो है पालन करते हैं वो युद्ध में शामिल नहीं होते, या इसके अलावा जो है युद्ध में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी उनका कोई पक्ष नहीं होता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरी बार वीडियो देखिएगा, आपको चीजें अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगी। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।